हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स विद किंग सेन सर। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 फिजिक्स के पहले वाली यूनिट ऑप्टिक्स का एक नया चैप्टर जिसका नाम है प्रिज्म। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे बोर्ड एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आपको प्रिज्म से रिलेटेड कुछ बातों को समझना होगा। देखिए, प्रिज्म जिसमें कुल 5 फलक होते हैं, प्रिज्म में किन्हीं जो 2 अपवर्तक फलक होते हैं। इसमें देखो, प्रिज्म में टोटल 5 फलक होते हैं। 5 फलकों में से 3 फलक, ये जो बाउंड्री इस तरीके से दिख रही है, मतलब अगर हम इसका नाम दें ए बी सी, तो ए बी बी सी ए सी, ये तीनों को अपवर्तक फलक बोलते हैं। और जो त्रिभुजाकार एक ऊपर और एक अंदर की तरफ रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं त्रिभुजा, मतलब आधार फलक उसको कहते हैं। तो प्रिज्म में किन्हीं 2 अपवर्तक, मतलब ए बी और ए सी, जैसे ये 2 अपवर्तक फलक हो गए, इन दोनों अपवर्तक फलकों के बीच का ये जो झुकाव होता है, जो कोण होता है, इस कोण को हम लोग बोलते हैं प्रिज्म कोण, या इसको बोलते हैं प्रिज्म एंगल। तो ये प्रिज्म कोण होता है, तो ये प्रिज्म कोण कहलाएगा। ओके, तो ये प्रिज्म कोण हो गया बच्चों। प्रिज्म कोण को ही हम लोग अपवर्तक कोण भी कहते हैं। इसका और भी नाम है अपवर्तक कोण, या इसी को हम लोग वर्टेक्स एंगल या शीर्ष कोण भी बोलते हैं। तो किसी भी नाम से ये आपको मिल सकता है। ये प्रिज्म कोण होता है। ओके, प्रिज्म कांच का बना हुआ समान पारदर्शी माध्यम होता है। अगर हम प्रिज्म के अपवर्तनांक की बात करें, तो प्रिज्म के अपवर्तनांक का फार्मूला दिया जाता है n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 पूरे के बटे साइन a बाई 2। ये प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र होता है। ओके, अब यहाँ पे देखें, जो n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपान साइन a बाई 2 का ये जो पूरा फार्मूला लिखा गया है, उस फार्मूले में ये अपवर्तनांक का उस समय फार्मूला हम लोग यूज करेंगे जब प्रिज्म को ये ना कहा जाए कि प्रिज्म पतला है। लेकिन अगर प्रिज्म बहुत ही पतला हो, मतलब जब प्रिज्म कोण का मान बहुत कम होता है, तो प्रिज्म बहुत ही पतला प्रिज्म कहलाता है। तो उस समय अगर प्रिज्म बहुत पतला है, उस समय अत्यंत पतले प्रिज्म के लिए अत्यंत पतले प्रिज्म के लिए ये फार्मूला हो जाता है डेल्टा m बराबर n-1 इंटू ए। ये इसका फार्मूला है, जहां पे आपको सिंबल पता है। ए जो है n अपवर्तनांक का सिंबल है, ए प्रिज्म कोण है, और डेल्टा m को हम लोग न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ए को हम लोग बोलते हैं प्रिज्म कोण, ये प्रिज्म एंगल कहलाता है, और डेल्टा m को हम लोग कहते हैं न्यूनतम विचलन कोण, तो इसको हम बोलते हैं मिनिमम डेविएशन एंगल। तो इसको हम बोलते हैं मिनिमम डेविएशन एंगल, ये कहलाता है। फिर उसके बाद जो n है, इसको हम कहते हैं माध्यम का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ये कहलाता है। ये अलग अलग इसके सिंबल होते हैं, ठीक है। तो ये प्रिज्म से रिलेटेड 2 फार्मूले ज्यादातर हमको यूज करने के लिए मिलेंगे, एक पतले प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र, और एक अगर प्रिज्म पतला ना हो उस समय। ओके, अब जब हम लोग बात करते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट की, जब हम लोग आते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट,
जिसको हम लोग कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण मतलब बच्चों ये सभी प्रकाश में मोनोक्रोमेटिक लाइट में थोड़े होगा, मतलब एक वर्णी प्रकाश रंग वर्ण विक्षेपण होता नहीं। तो ये जो कहानी होती है ये श्वेत प्रकाश के लिए होती है। ये पूरी कहानी श्वेत प्रकाश के लिए होती है। इस बात को विशेष ध्यान देंगे। तो ये श्वेत प्रकाश की कहानी है। तो जब भी हम श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो 7 रंगों में टूटता है, क्योंकि उसका अपवर्तनांक अलग अलग होता है। उसके अंदर जितने प्रकाश होते हैं अपवर्तनांक सबका अलग अलग होता है। दूसरी चीज है कि उसके जो अलग अलग प्रकाश रंग होते हैं उनकी चाल भी अलग अलग होती है, इसलिए वो 7 अवयवी रंगों में टूट जाते हैं। अब इसमें डिस्पर्सन ऑफ लाइट जो करता है, जिस मीडियम ने ये किया, जैसे प्रिज्म ने किया, तो प्रिज्म का जो मीडियम होता है उसका वर्ण विक्षेपण करने की कुछ क्षमता होती है, 7 रंगों में तोड़ने की कुछ क्षमता होती है, जिसको हम लोग कहते हैं वर्ण विक्षेपण क्षमता। ये अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होती है। तो अगर हम प्रिज्म जैसे या किसी माध्यम को ले ले जो वर्ण विक्षेपण कर सकता हो, तो उस माध्यम की परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण क्षमता, परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता, डिस्पर्सिव पावर, इसको हम लोग ओमेगा से दिखाते हैं। ओमेगा के बच्चों कई फार्मूले होते हैं। एक होता है थीटा अपॉन डेल्टा वाई, ये फार्मूला है। यहाँ पे थीटा को हम लोग बोलते हैं कोणीय परिक्षेपण। कोणीय परिक्षेपण क्या होता है, थ्योरी क्लास में भी आप पढ़े हैं। कोणीय परिक्षेपण होता है लाल और बैगनी रंग के विचलन कोणों का अंतर। और डेल्टा वाई को बोलते हैं मध्यवर्ती, जो पीला रंग होता है, मध्यवर्ती रंग का विचलन कोण, ये होता है। ओके, तो ये फार्मूला, या हम ओमेगा का एक और फार्मूला यूज कर सकते हैं। ओमेगा बराबर, अगर हम इसको अपवर्त विचलन कोण के पदों में लिखेंगे तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई, ये फार्मूला बनता है। ओके, मान लीजिए यही फार्मूला हमको लिखना हो अपवर्तनांक के पदों में, तो ओमेगा बराबर एन वी माइनस एन आर बटे एन वाई माइनस 1, ये ठीक है। अब नोटेशन मैं लिखूंगा नहीं, उसको मतलब बता दे रहा हूँ, इसको समझ लीजिए। जैसे डेल्टा वी का मतलब बैगनी रंग के लिए विचलन कोण, डेल्टा आर मतलब लाल रंग के लिए विचलन कोण, डेल्टा वाई का मतलब मध्यवर्ती पीले रंग के लिए विचलन कोण, एन वी का मतलब बैगनी रंग का अपवर्तनांक, एन आर का मतलब लाल रंग का अपवर्तनांक, एन वाई का मतलब मध्यवर्ती पीले रंग का अपवर्तनांक। तो बेसिकली यही फार्मूले घुमा फिरा करके हमको ज्यादातर यूज में मिलते हैं और इसी से ज्यादातर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। जो इम्पोर्टेंट चीजें थी इस फार्मूले या इस चैप्टर में, जो फार्मूले थे वो हमने आपको बता दिए। अब आते हैं सीधे सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसमें लिखा है एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक करड़ी में 2 है। तो अपवर्तनांक हमको दिया गया है n का मान करड़ी में 2 तथा प्रिज्म कोण मतलब a का मान दिया गया है 60 अंश है। अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। पूरे सवाल में हमको यूज करना है केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, केस ऑफ मिनिमम डेविएशन। ओके, पहला हमको फाइंड करना है अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम का मान कितना होगा। दूसरा हमको फाइंड करना है आपतन कोण आई कितना होगा। तीसरा हमको फाइंड करना है, बताइए, आर डैश जो निर्गमन कोण होता है ये कितना होगा। सॉरी, ये चौथा क्वेश्चन है। तीसरा हमसे पूछा गया है, तीसरे में आप अपवर्तन कोण मतलब आर का मान कितना हो। तो आइए देखते हैं सवाल को कैसे लगाएंगे।
सबसे पहले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक दिया गया है, प्रिज्म कोण दिया गया है, तो हम अपवर्तनांक का सूत्र लगा दें। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र होता है n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपान में साइन ए बाई 2। ओके, तो ये मिल जाएगा n बराबर, ये हो जाएगा साइन ए का मान किसके बराबर है 60 अंश प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपान साइन ए बाई 2। ए बाई 2 को हम 60 अंश बटे 2 लिख दें और इधर n के स्थान पे हम मान रख दें सीधे करड़ी में 2। साइन 2 से इसको काट देंगे 30, साइन 30 का इधर गुणा कर दीजिए तो करड़ी में 2, साइन 30 का गुणा होगा, साइन 30 का मान 1 बटे 2, इधर मिलेगा साइन 60 अंश प्लस डेल्टा एम बाई 2। तो इसको आप काट देंगे तो नीचे आ जाएगा करड़ी में 2, 1 बटे करड़ी में 2, साइन 45 अंश का मान है, साइन 45 अंश बराबर साइन 60 अंश प्लस डेल्टा एम बाई 2। तो साइन इधर जाएगा इनवर्स होकर के साइन खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना 2, इधर भाग में, इधर आएगा गुणा में होगा, 45 दूना 90, ये हो जाएगा 90 अंश बराबर 60 अंश प्लस डेल्टा एम। तो डेल्टा एम बराबर यहाँ से हमको मिल जाएगा 30 अंश। तो एक आंसर यहाँ से मिल गया, डेल्टा एम का मान कितना आ जाएगा 30 अंश। ओके, फिर इसके बाद हम देखते हैं डेल्टा एम मतलब एक आंसर तो मिल गया हमको। उसके बाद आई का मान, जो आपतन कोण का एक रिलेशन देखो, साइन आई बटे साइन आर, आई के स्थान पे कितना लिखा गया है ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। तो ए का मान कितना है 60, डेल्टा एम कितना है 30 बटे में 2, 60 30 90 बटे 2, मतलब आई का मान कितना आ गया 45 अंश। ओके, अगर आप थ्योरी क्लास खूब अच्छे से अटेंड किए हैं तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि एयर में जो एंगल बनते हैं, जैसे आपतन कोण निर्गमन कोण के बराबर होता है, किस केस में, तो आंसर है वो जो केस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं केस ऑफ मिनिमम डेविएशन। इसको आई डैश से दिखाते हैं, इसको आई डैश से दिखाते हैं, ठीक है। ये तो यहाँ पे आई डैश लिख लेते हैं, आई डैश से दिखाते हैं। तो यहाँ से आई का मान 45 है, तो आई डैश का मान भी कितना होगा 45 अंश, मतलब निर्गमन कोण भी 45 अंश होगा। चौथे का आंसर, पहला और चौथे का आंसर सेम। और सॉरी, दूसरे का आप पहले का आंसर डेल्टा एम तो 30 अंश आ गया, इसका आंसर हो गया आई का मान 45 अंश हो गया, आई डैश का मान भी 45 अंश हो गया, बचा आर। अब यहाँ से अपवर्तन कोण का मान निकालेंगे तो आर बराबर, देखो साइन आई के स्थान पे ये था, साइन आर के स्थान पे ए बाई 2 है, तो आर बराबर ए बाई 2 कर दीजिए। तो आर बराबर ए का मान 60 अंश बटे 2, 60 बटे 2 बराबर 30 अंश, तो ये इसका आंसर होगा। तो आर वाला आंसर भी मिल गया कितना 30 अंश। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या चीज दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि एक प्रकाश की किरण अपवर्तनांक करड़ी में 2 वाले प्रिज्म से न्यूनतम विचलन कोण से अपवर्तित होती है। एक प्रकाश की किरण, उसमें अपवर्तनांक दिया गया है करड़ी में 2 प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण से अपवर्तित होती है। इस किरण के लिए आपतन कोण आई का मान, अपवर्तन कोण आर का मान, कुछ कंडीशन बच्चों यहाँ पे दिया गया है। और पहले एक बार सवाल पूरा पढ़ लेते हैं। लिखा है यदि इस किरण के लिए आपतन कोण अपवर्तन कोण का दुगुना हो, मतलब आई का मान 2r के बराबर है, ये बात है, तो प्रिज्म का अपवर्तक कोण ज्ञात कीजिए। तो ए की वैल्यू क्या है, अब बात आई समझ में। तो सवाल लगाते हैं, फार्मूला होता है n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 फिर बटे साइन ए बटे 2। ओके, n का मान है करड़ी में 2, तो इसको आप करड़ी में 2 कर लीजिए। तो देखिए ये हो जाएगा करड़ी में 2 और इसका इधर गुणा कर दीजिए इंटू साइन ए बाई 2, फिर बराबर इधर मिलेगा साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। ओके, इसको आप मान लो समीकरण 1।
ओके, अभी ध्यान से देखो आपतन कोण और अपवर्तन कोण का रिलेशन। देखो बच्चों, अपवर्तन कोण R बराबर होता है a/2, ठीक है, और आपतन कोण I बराबर होता है डेल्टा m प्लस a/2 या a प्लस डेल्टा m/2। I का मान 2r के बराबर है, तो जहां I है वहां पे आप लिख दो 2r बराबर, ये हो जाएगा डेल्टा m प्लस a/2, ठीक है। तो अब इसको इधर कर लीजिए, 2 को इधर लेके चले जाओ, तो r बराबर डेल्टा m प्लस a/4, 2 इधर चलाएगा गुणे में हो जाएगा। इस समीकरण 2 और इस समीकरण 3 दोनों समीकरणों के अगर हम देखें तो दोनों समीकरणों के जो दोनों समीकरणों के जो लेफ्ट साइड है वो आपस में इक्वल है, तो राइट साइड भी आपस में इक्वल किए जा सकते हैं। तो राइट साइड आपस में इक्वल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा, इसलिए a/2 बराबर डेल्टा m प्लस a/4, तो इसको काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 का इधर गुणा कर लीजिए, तो ये हमको मिल जाएगा कितना, 2a बराबर डेल्टा m प्लस a को इधर कर दीजिए, तो a बराबर कितना मिल गया, डेल्टा m। फिर समीकरण 1 से ये हो जाएगा करड़ी में 2 इंटू साइन a/2 और फिर बराबर ये हो जाएगा साइन a प्लस डेल्टा m किसके बराबर है, a के, तो डेल्टा m के स्थान पे a/2 कर दीजिए, तो ये हमको मिल गया करड़ी में 2 इंटू साइन a/2 बराबर साइन 2a/2 मतलब साइन a, ठीक है। अब इसको आप सरल करेंगे तो ये हो जाएगा, इसी के आगे के स्टेप को मैं लिख रहा हूं पूरा इरेज करके, ध्यान से देखिए, ये है कितना, करड़ी में 2 इंटू साइन a/2 बराबर साइन a, साइन a को साइन a/2 वाले फार्मूले पे सरल करिए, 2 साइन a/2 इंटू कास a/2 और ये हो जाएगा करड़ी में 2 इंटू साइन a/2, ये इससे कैंसिल हो गया, 2 को इधर भाग में ले आइए, करड़ी में 2/2 बराबर कास a/2 और ये इससे कैंसिल होगा, 1 करड़ी में 2 बराबर कास a/2 और ये हो जाएगा कास 45 अंश बराबर, ये हो जाएगा कास a/2, कास इनवर्स हो जाएगा, तो a/2 बराबर 45 अंश या a बराबर कितना आ जाएगा, 90 अंश, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 अंश। तो ये इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या चीज दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, यदि प्रकाश की किरण वायु से कांच के पृष्ठ पर 45 अंश पर आपतित हो, तो इसमें देखिए क्या चीज दिया गया है, इसमें लिखा है यदि प्रकाश की किरण वायु से कांच के पृष्ठ पर 45 अंश पर आपतित हो, तो प्रकाश की किरण वायु से कांच के पृष्ठ पर 45 अंश पर आपतित हो रही है, तो मतलब आपतन कोण कितना है, 45 अंश, और यह 15 अंश से विचलित होती है। थोड़ी सी अकल लगाओ, देखो इधर वायु है और इधर कांच है, तो ये हो गया रेयर मीडियम और ये हो गया डेंसर। प्रकाश की किरण आ रही है, अब 45 अंश पे आ रही है, ये वाला कोण है 45 अंश, ये आ रही है, ये इसका रास्ता है। 15 अंश विचलित होती है, तो जो विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुकती है, तो अभिलंब की तरफ झुकी, यहां से कहा गया 15 अंश विचलित हो गई, तो टोटल कोण, अब ध्यान से देखो, पहले अगर ये यहां से जाती, ये वाली प्रकाश की किरण, टोटल कोण 45 था, जैसे 15 अंश झुक गई, तो ये बचेगा कोण कितना, 30 अंश, ठीक है। तो R का मान कितना आ गया, 30 अंश, ओके। अब लिखा है कांच वायु के पृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण की गणना कीजिए, C का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों अपवर्तनांक का फार्मूला होता है n बराबर साइन I बटे साइन
आर और एक अपवर्तनांक का सूत्र होता है n बराबर 1/sin c। दोनों के लेफ्ट बराबर है तो राइट भी बराबर होंगे, तो इसलिए लिखे जा सकते हैं 1/sin c बराबर sin i बटे sin r। तो sin c बराबर, इसको उलट दो ये पलट जाएगा, तो कितना हो जाएगा sin r बटे sin i। तो sin c बराबर sin r का मान कितना है 30 अंश, sin i की वैल्यू कितनी है 45 अंश। तो मान रख दो 1/2 और इसी 1/2 2 भाग करेंगे तो उलट करके गुणा हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 1/2 यहाँ मिलेगा sin c। तो c बराबर कितना आ जाएगा 45 अंश। 1/2 साइन कितने अंश का मान है 45 अंश। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कितना आएगा 45 अंश। ओके, इस तरीके से इसको लगाना था। आज ये चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या चीज दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है बच्चों कांच ANG 3/2 है ये कि पतले प्रिज्म द्वारा एक प्रकाश की किरण का न्यूनतम विचलन कोण 40 अंश है, डेल्टा एम का मान है 40 अंश। ओके, ANG का मान दिया गया है 3/2। यदि प्रिज्म को एक द्रव जिसका अपवर्तनांक है 5/4 ANW बराबर 5/4 इसमें डुबो दिया जाए तो न्यूनतम विचलन कोण कितना होगा। ये शुरू में है कह दिया गया कि वायु में, ये पूरा केस कहाँ के लिए है वायु के लिए। अब कहा गया इस द्रव में डुबोने के बाद बताओ न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम डैश का मान कितना होगा। ये किसकी बात कह रहा है, जल या द्रव की, जब द्रव में डुबोया जा रहा उस समय की बात हो रही है। तो थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस यूज करें तो जब हम लोग प्रिज्म को जल में डुबो देंगे या द्रव में डुबो देंगे तो प्रकाश की किरण का जो अपवर्तनांक हो जाएगा, मतलब जो प्रकाश की किरण जाएगी वो जल से या द्रव से कांच में जाएगी, तो अपवर्तनांक हमको लिखना होगा WNG जो बराबर होता है ANG बटे ANW के। ANG का मान किसके बराबर है 3/2 और इसका मान किसके बराबर 5/4, उलट करके गुणा हो जाएगा 3/2 गुणे 4/5, 2 दूनी 4 बराबर 6/5। तो यहाँ से हमको मिल गया WNG बराबर 6/5, एक मान तो ये मिल गया। अब यहाँ से इक्वेशन बना करके सॉल्व करते हैं। अगर हम एयर की बात करते हैं, जब प्रिज्म हवा में रखा गया है उस समय विचलन कोण है डेल्टा एम। इसका फार्मूला, सबसे बड़ी चीज पतला प्रिज्म है तो पतले प्रिज्म के लिए फार्मूला n-1 इंटू ए, तो यहाँ पे ANG हो गया। और फिर डेल्टा एम डैश, जब हम इसको कहाँ पे रखते हैं तो आंसर, जब हम इसको रख रहे हैं जल में, तो फॉर वाटर या द्रव में रख रहे हैं तो लिक्विड, डेल्टा एम डैश बराबर अब WNG-1 इंटू ए। ये मिल गया समीकरण 1, ये मिल गया समीकरण 2, समीकरण 2/1 कर दीजिए। तो समीकरण 2/1 करने पर तो कर दो इसे, तो ये हो जाएगा डेल्टा एम डैश बटे डेल्टा एम बराबर ये हो जाएगा WNG-1 इंटू ए बटे ANG-1 इंटू ए। तो ये इससे मर गया, डेल्टा एम डैश बटे डेल्टा एम, तो डेल्टा एम डैश बराबर ये हो जाएगा WNG का मान किसके बराबर 6/5 -1 बटे 3/2 -1 और फिर गुणे, जो डेल्टा एम इधर भाग में इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो डेल्टा एम है कितना 40 अंश। अब इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 1/5 और ये उलट करके गुणा हो जाएगा 2/1 और बाहर गुणे में है 40 अंश। 5 × 5 5 × 40, 8 दूनी 16, मतलब डेल्टा एम डैश बराबर कितना आ जाएगा 16 अंश। तो नया विचलन कोण कितना हो जाएगा 16 अंश, ये इसका आंसर होगा। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ओके, आज ये चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेते हैं क्वेश्चन नंबर
5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या चीज दिया गया है? ये बच्चों हमारे जो इस समय जो ये पीडीएफ सेट करते हैं, जो ऑपरेटर हैं, वो बड़े ही अच्छे मूड में क्या फोटो बैकग्राउंड में लगा दी हैं। वेरी नाइस। शक्ल तो बड़ी अच्छी लग रही है हमारी इसमें। खैर चलते हैं आगे। किसी पदार्थ माध्यम में लाल, बैगनी एवं पीले रंग के प्रकाश के अपवर्तनांक क्रमशः, अपवर्तनांक दिया गया है लाल का, बैगनी का और पीले का। मतलब एन आर दिया गया है, एन वी दिया गया है, एन वाई दिया गया है। अपवर्तनांक के मान है 1.49, 1.59 और 1.57 है। पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा ज्ञात करना है। तो बहुत ही सिंपल सवाल है। ओमेगा का फार्मूला हमको पता है अपवर्तनांक के लिए क्या होता है, एन वी माइनस एन आर बटे एन वाई माइनस 1। ये हमने शुरू में ही फार्मूला आपको समझा दिया था। एन वी कितना है 1.59 माइनस 1.49 फिर बटे 1.57 माइनस 1। तो इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 0.10 बटे 0.57, ये हो जाएगा 10/57। और इसको जब हम सरल कर लेते हैं तो ओमेगा की वैल्यू 10/57 भाग करने पे ये आपको मिलेगा 0.1754। लगभग इतना है बच्चों। ओमेगा एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसका कोई मात्रक नहीं होता, तो इसका आंसर इतना होगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये बड़ा ही अच्छा सवाल है, बहुत ही शार्ट, बहुत ही एकदम शार्ट कट वाला सवाल है। देखिए 63 अंश कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 29 अंश है। आपतन कोण का मान कितना होगा? तो हमको यहाँ पे दिया गया है कि प्रिज्म कोण कितना है 63 अंश, न्यूनतम विचलन कोण कितना है 29 अंश, आपतन कोण का मान ज्ञात करना है। तो आपतन कोण का फार्मूला अगर आपको शुरू में बताया गया तो ठीक है, नहीं बताया गया तो अब जान लीजिए। आपतन कोण का फार्मूला प्रिज्म के केस में I बराबर A प्लस डेल्टा M बाई 2 होता है। इसी तरीके से अपवर्तन कोण का बराबर होता है A बाई, ये है। तो न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में ये फार्मूला होता है। ओके, तो हम उसको आपतन कोण वाली बात करनी है, इसकी बात करनी है, तो ये वाला फार्मूला लेते हैं। तो I बराबर A का मान 63 अंश, डेल्टा M का 29 अंश बटे 2, 9 3 12, 6 2 8 1 9 बटे 2, 92/2। कटिंग पिटिंग करेंगे तो 46 अंश। तो आई का मान कितना आ जाएगा 46 डिग्री। तो कितना आंसर मिलेगा 46 अंश। ओके, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या चीज दिया है? क्वेश्चन नंबर 7 में ये चीज दिया गया है, किसी प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण 30 अंश, डेल्टा एम बराबर हमको दिया गया है 30 अंश, प्रिज्म कोण का मान है 60 अंश, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है। एन बराबर फार्मूला होता है साइन A प्लस डेल्टा M बाई 2 अपॉन साइन में A बाई 2। वैल्यू पुटअप कर लीजिए तो ये हो जाएगा साइन 30 अंश प्लस 60 अंश बटे 2 फिर बटे साइन 60 अंश बटे 2। तो 60 30 90/2 साइन 45 मिलेगा। और साइन 45 अंश की वैल्यू किसके बराबर होती है? तो साइन 45 अंश की वैल्यू होती है 1/2 फिर बटे, ये हो जाएगा 60/2 30 और भाग कर देंगे तो मतलब सरल कर लेंगे, साइन 30 का मान 1/2। तो एन बराबर 1/2 फिर बटे, ये हो जाएगा 2/1 और इसको काट देंगे 2 मतलब एन का मान 2 या हम इसी को 1.414 लिख सकते हैं। तो ये इसका अपवर्तनांक होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 को इस तरीके से सॉल्व करना था। आज ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या चीज दिया है? क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण 4 अंश है, पतला प्रिज्म है। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हमको दे दिया गया है कि एक थिन प्रिज्म है। ओके,
तो इसका प्रिज्म कोण का मान हमको दिया गया है 4 अंश। इसके पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर 1.5 अंश है। तो प्रिज्म द्वारा उत्पन्न अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो पतले प्रिज्म के लिए डेल्टा m बराबर होता है n-1 इंटू ए। तो डेल्टा m बराबर n का मान 1.5 माइनस 1 इंटू ए का मान कितना है 4 अंश। तो डेल्टा m बराबर 0.5 फिर गुणे 4 अंश। तो डेल्टा m बराबर कितना आ जाएगा 2 अंश। प्रिज्म कोण का मान कितना हो जाएगा 2 अंश। इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। ओके, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या चीज दिया है, किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण का मान 10 अंश। फिर से पतला ही प्रिज्म है, उसमें प्रिज्म कोण का मान दिया गया है 10 अंश। प्रिज्म कोण का मान कितना है 10 अंश। सॉरी, ये क्वेश्चन में दिया गया है, क्या चीज दिया गया है, किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण का मान 10 अंश, मतलब ये डेल्टा m दिया गया है 10 अंश। प्रिज्म कोण का मान ज्ञात कीजिए, ए का मान ज्ञात करना है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n का मान है 1.5। तो फार्मूला वही है पतले प्रिज्म के लिए, डेल्टा m बराबर n-1 इंटू ए। तो यहाँ से a बराबर निकालेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा डेल्टा m बटे n-1। डेल्टा m कितना है 10 बटे n-1 1.5 माइनस 1। तो 10 बटे 0.5। तो दशमलव हटाने के लिए 10 से ऊपर नीचे गुणा। तो 5 से 20 25 100, मतलब यहाँ से a का मान कितना आ गया 20 अंश। मतलब प्रिज्म कोण का मान कितना आएगा 20 अंश। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या चीज दिया गया है, फ्लिंट कांच के लिए बैगनी, लाल, ये सारी चीजें अपवर्तनांक दिया गया है। फ्लिंट कांच के लिए बैगनी लाल रंग के प्रकाश हेतु अपवर्तनांक, बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक कहा गया है। तो अपवर्तनांक की बात करेंगे, बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक मतलब NV कितना है 1.632। लाल रंग के लिए अपवर्तनांक दिया गया है NR 1.613। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात करना है। बच्चों इनकेस अगर हमको NY नहीं देता है तो हम NY चूंकि मध्यवर्ती रंग होता है तो इसके अपवर्तनांक को ऐसे निकालेंगे NV प्लस NR बटे 2 पर। तो NY बराबर NV 1.632 और 1.613 फिर बटे 2। तो ये हो जाएगा NY बराबर, अब दोनों को अगर ऐड करके 2 से भाग करते हैं तो ये आता है 1.6225। इतना मिलता है। तो NY हमको मिल गया। अब अगर NY की वैल्यू मिल गई तो हम ओमेगा निकाल सकते हैं। ओमेगा किसके बराबर होता है NV माइनस NR बटे NY माइनस 1। तो ओमेगा बराबर 1.632 माइनस 1.613 बटे 1.6225 माइनस 1। और जब पूरा आप सरल करते हो तो ओमेगा की वैल्यू सरल करने के बाद इसको घटाने के बाद मिलेगी 0.019 फिर बटे 0.6225 इतना। और जब पूरा सरल करते हैं तो ये मिलती है हमको वैल्यू मिलेगी 0.0305। इसके बराबर वैल्यू हमको मिलेगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। भाग करके देख लेंगे, कैलकुलेशन है, इतना इसका मान मिलता है। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये तो था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 एकदम सेम क्वेश्चन है बच्चों, केवल वैल्यू देखो, पहला मान भी सेम मिल गया है। फ्लिंट कांच के लिए बैगनी तथा लाल रंगों के प्रकाश के अपवर्तनांक, मतलब हमको इस बार दिया गया है अपवर्तनांक ही दिया गया है NV और NR दिया गया है।
एन वी 1.632, एन आर 1.610 और फिर से आपको ओमेगा पूछा गया तो फिर से आपको एन वाई निकालना उसी फार्मूले से और बटे 2 करके फिर उसके बाद ओमेगा का फार्मूला लगा करके सरल करना है। ओमेगा का फार्मूला क्या होता है, एन वी माइनस एन आर बटे एन वाई -1। तो इसी फार्मूले पे मान रख करके सरल करना है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको बोल देता हूं कि ये होमवर्क है, इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद ये आप इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि आंसर कितना आया। आंसर को मिलान करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे, डिस्क्रिप्शन पे जा करके इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, वहां पे आपको आंसर मिल जाएगा, उसे मिलान कर लेंगे। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर रिप्लाई करना है। ओके, तो ये आज का होमवर्क है, पहला क्वेश्चन, मतलब ये होमवर्क का पहला क्वेश्चन है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, क्या चीज दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है फ्लिंट कांच के लिए बैगनी, और फिर से वही चीज बार बार देखिए रिपीट की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 12 में एन के लिए आपको बैगनी, पीले और लाल रंग के अपवर्तनांक दिया गया, मतलब एन वी दिया गया है, एन वाई दिया गया है, एन आर दिया गया है। अपवर्तनांक दिया गया 1.632, 1.620, 1.613 और ओमेगा आपको फाइंड करना है। तो ओमेगा बराबर एन वी माइनस एन आर बटे एन वाई -1, तो ओमेगा बराबर 1.632 माइनस 1.613 बटे 1.620 -1। और जब इसको सरल करते हैं तो पूरा सरल करने के बाद आपको मिलेगा 0.0385। ओके, इसको आप सरल कर लेंगे, ये इसका आंसर होगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या चीज दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में है एक पतले प्रिज्म के लिए बैगनी एवं लाल रंगों के अपवर्तनांक। बैगनी रंग का अपवर्तनांक एन वी 1.65 है और लाल रंग के, बैगनी रंग का अपवर्तनांक कितना, लाल रंग का अपवर्तनांक 1.61, तो एन आर 1.61 है। पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा 0.08 है और पीले रंग के लिए विचलन कोण डेल्टा वाई बराबर 5 अंश है। प्रिज्म कोण की गणना करना है। ओके, तो ध्यान से देखिए, ओमेगा का फार्मूला हमको पता है, ओमेगा बराबर होता है एन वी माइनस एन आर बटे एन वाई -1। अब देखो बच्चों, एन वी पहले तो ओमेगा का बेसिक से फार्मूला हम इसको स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करो। ओमेगा बराबर ये फार्मूला होता है, देखिए ओमेगा बराबर थीटा बटे डेल्टा वाई, जहां पे थीटा कोणीय परिक्षेपण है। ये फार्मूला होता है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बटे डेल्टा वाई। तो इसको आप लिखो ओमेगा, और इसको सरल करने के बाद इसी फार्मूले को हम अपवर्तनांक के पदों में लिखें। देखिए डेल्टा वाई बराबर होता है डेल्टा वी बराबर एन वी -1 इंटू ए, फिर माइनस एन आर -1 इंटू ए, फिर बटे डेल्टा वाई। तो ओमेगा बराबर ए कॉमन कर लीजिए, एन वी -1 माइनस एन आर +1 और इंटू ए, फिर बटे डेल्टा वाई, ये इससे कट गया। तो ओमेगा बराबर एन वी माइनस एन आर बटे डेल्टा वाई इंटू ए, ये इसका फार्मूला है। ओके, तो ओमेगा का मान किसके बराबर दिया गया है, 0.08 बराबर एन वी किसके बराबर है 1.65 और फिर माइनस एन आर 1.61 और इसमें ए का गुणा कर दीजिए, फिर बटे डेल्टा वाई किसके बराबर है 5 अंश। तो 5 अट्ठे 40 मतलब 0.4, फिर बटे इसको हटा देंगे, इसको घटाएंगे तो ये आपको मिलेगा 0.04 फिर बराबर ए।
देखो 5 का इसमें गुणा हो गया, इतना हो गया, इसको घटा देंगे और घटाने के बाद ये इधर गुणे में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, इधर बचेगा ए। तो ए बराबर इसको कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 10। कितना मिलेगा? 10 अंश। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आज ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 फिगर वाला क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन में अच्छे से देखिए क्या चीज दिया गया है। क्वेश्चन में लिखा है कि प्रकाश की एक किरण किसी समकोण प्रिज्म ABC पर अभिलंबवत आपतित होती है। मतलब ये वाला कोणवा दिया गया है 90 अंश। ठीक है, यह देखा जाता है कि प्रकाश की किरण पृष्ठ AC पर पड़कर स्पर्श रेखीय निकलती है। स्पर्श रेखीय मतलब इस तरीके से ये निकल रही है। तो ये निकलने वाली मतलब ये वाली जो प्रकाश की किरण दिया गया है ये, इसकी बात हो रही है। देखो स्पर्श रेखीय निकल रहा है ना, तो इसकी बात हो रही है। ये है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है, यन हमसे पूछा गया है। सवाल में दिया गया sin c बराबर 5/8। अब देखो, अब यहां से जाएगा तो ये आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर खींची गई वह सीधी रेखा जो तल के साथ 90 अंश का कोण बनाती है उसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? अभिलंब। ओके, अब देखो अभिलंब ये हो गया। अब यहाँ पे प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ पे जा रही है? ये प्रिज्म है, तो ये किस चीज का मीडियम है? ग्लास का। और इधर एयर है, तो प्रकाश की किरण डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तो उस समय ही क्रांतिक कोण और पूर्णांतरिक परावर्तन की घटनाएं हमको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे प्रकाश की किरण देखो जब यहाँ पे निकल रही है, देखो सीधी रेखा है और ये वाला प्रकाश, ये वाला कोण कितना है? ये तल के साथ 90 अंश का कोण बना रहा है। ये सरफेस है तो ये तल हो गया, तल के साथ ही लंबवत मतलब ये 90 अंश हो गया। ये वाला आपतन कोण है आई। अब ध्यान से देखो, विरल माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरणें जा रही हैं और यहाँ पे अपवर्तन कोण 90 अंश मतलब क्रांतिक कोण वाली सिचुएशन बन रही है। क्रांतिक कोण में एक विशेष आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, तो अपवर्तन कोण R बराबर 90 अंश मिल रहा। आपतन कोण को इस स्थिति में हम C कहते हैं, ये C कहलाएगा। ओके, अब जब C कहलाएगा तो अब हम इसके लिए यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। तो n बराबर ज्ञात करना sin c इतना दिया गया, तो अब फार्मूला लगा दीजिए। तो फार्मूला होता है n बराबर 1/sin c। तो यहाँ पे ये हमको मिल जाएगा, जहाँ पे c को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, c को क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण। तो ये क्रांतिक कोण कहलाएगा या क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। तो यहाँ से n sin c बराबर निकाल लीजिए, या ऐसे सीधे सीधे n बराबर 1/sin c का मान हमको दिया गया है 5/8। 8 ऊपर चला जाएगा तो n बराबर 8/5। भाग कर दो, 5 एकम 5, 5 30, मतलब यहाँ से हमको मिल गया यानी कि वैल्यू 1.6। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? तो आंसर है 1.6। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन, फिर से फिगर बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। आज ये देखते हैं, एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण 60 अंश है। ओके, इसमें एक पृष्ठ में आपतित अभिलंबवत प्रकाश किरण दूसरे पृष्ठ पर स्पर्श करते हुए पारगमित होती है। प्रिज्म के पदार्थ का क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण मतलब ये वाला कोण जिसको प्रिज्म कोण कहते हैं 60 अंश है। पृष्ठ पर अभिलंबवत प्रकाश की किरण, एक प्रकाश की किरण आपतित हो रही है और ये लंबवत आ रही है। जब लंबवत आपतित होगी तो ये वाला किरण, ये वाला कोण 90 अंश होगा, तो ये वाला कोण भी 90 अंश होगा। ये 90 अंश हो गया, ये 60, ये 90, तो ये वाला कोण निकाल लेंगे तो 60 90 150 और 180 में से घटा देंगे तो ये वाला कोण मिल जाएगा 30 अंश। ये 30 अंश है, तो ये देखो अभिलंब है, ये वाली लाइन किसका काम कर रही है? अभिलंब का, नॉर्मल का। अगर ये अभिलंब है तो अभिलंब ये है, यहां से लेके यहां तक का ये टोटल कोण, यहां से लेके यहां तक का ये पूरा कोण क्या कहलाएगा?
ये पूरा कोड़वा कहलाएगा, ये अभिलंब हो गया। देखिए ये लेकर के यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा कोण कितना है 90 अंश। ये अभिलंब है तो ये पूरा कोण 90 अंश, तल के साथ 90 अंश का कोण बनाएगा। उसमें से ये 30 अंश है तो ये वाला जो कोण इतना सा खाली बच रहा है, ये वाला कोण किसके बराबर होगा? तो 90 में से 30 घटा दीजिए 60 अंश। मतलब ये जो क्रांतिक कोण है इसका मान किसके बराबर मिलेगा? 60 अंश के बराबर। तो हमसे कहा दिया गया कि प्रिज्म के पदार्थ का क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान है, सी का मान कितना मिल गया? 60 अंश। तो आप ऐसे फिगर से सीधे सीधे बता देंगे, या उसका मान नीचे कोड और लिखना चाहे अपनी भाषा में लिख लेंगे किस तरीके से मिला है। तो सी बराबर कितना मिलेगा? 60 अंश। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक आज इतना ही। मिलते हैं हम लोग जल्दी ही अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द वेरी 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 बेस्ट।